तो दोस्तों आज की क्लास महामैराथन होने वाली है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से। आपको सबसे पहले अभी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। आपको हिस्ट्री के भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि आज का क्लास महामैराथन है। तो महामैराथन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज लगातार 100 क्वेश्चन तक वीडियो चलते रहेंगी। 100 क्वेश्चन आने के बाद ही आपका वीडियो खत्म होगा। ये सारे क्वेश्चन MCQ फॉर्म में होंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 वर्ष भारत के नागरिकों को मत देने की उम्र है, यानी कि वयस्क मताधिकार का उम्र 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो राजीव गांधी की सरकार थी। ऑप्शन नंबर बी 1889 में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 परिपुष्ट करता है, क्या परिपुष्ट करता है? जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष स्थिति को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो स्थानीय सरकार का मामला नहीं है कानून और व्यवस्था, क्योंकि ये केंद्र लेवल का मामला है। ऑप्शन नंबर सी संघ सरकार का मामला है, संघ सूची में आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राज्य राजमार्ग का अनुसरण कौन करता है? तो राज्य राजमार्ग का अनुसरण राज्य सरकार द्वारा चुनी गई प्राइवेट पार्टियां या फिर केंद्र सरकार, व्यक्तिगत राज्य या केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से। तो व्यक्तित्व राज्य जो है वो राज्य राजमार्ग का अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो HM फाइनर। ऑप्शन नंबर बी HM फाइनर ने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काटकर बनाए गए राज्य का नाम क्या है? तो वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश से काटकर जो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया है किस अनुच्छेद के तहत किया गया? आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। इन दोनों में से किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अनुच्छेद 356 का उपयोग किया जाता है, जबकि 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है और 360 में वित्तीय आपातकाल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक निलंबित किया जा सकता है? तो राज्य विधानसभा पारित साधारण विधेयक को सिर्फ 4 महीने तक ही विधान परिषद निलंबित कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद ये खुद पास हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। कबूतम KABUTM ये 6 स्टेट हैं। 1 2 3 4 5 6 ये 6 स्टेट में विधान परिषद है। के से कर्नाटक, और ए से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, यू से उत्तर प्रदेश और टी से तेलंगाना, एम से महाराष्ट्र। तो आप यहाँ पे मिलाइए कि निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद है। यहाँ तो छत्तीसगढ़ मैंने नहीं बोला, असम नहीं बोला, केरल नहीं बोला, जबकि महाराष्ट्र मैंने बोला, तो महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था। तो चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। चारों ऑप्शन में सबसे पहले हो जाएगा आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन कराने का कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा में राज्य का राज्यपाल की अनुमति से और लोकसभा में अध्यक्ष की अनुमति से। आगे बढ़ते हैं। राज्य की विधान परिषद कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? राज्य की विधान परिषद में 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय से भी चुने जाते हैं। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? मैंने अभी जस्ट बताया स्थानीय निकाय से 1/3
1/3, 1/3 बात बराबर है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA के नाम से जाना जाता था, वो अब अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 100 क्वेश्चन का सीरीज है, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, नहीं तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो वित्त विधेयक द्वारा करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा की होती है, तो केवल लोकसभा में ही मतलब प्रस्तुत किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद का राज्यसभा से कोई संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से किसको प्रमुखता देने की है? लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता न्यायपालिका को प्रमुखता देती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो संघ सूची पुलिस होता है, पर्सनल स्टेट का होता है, जैसे बिहार पुलिस, असम पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस। भू आगम भी एक पर्टिकुलर स्टेट का होता है। लोक स्वास्थ्य और सफाई का प्रबंध भी एक स्टेट का होता है। लेकिन जनगणना, ये ऑप्शन नंबर बी जनगणना केंद्र लेवल का मामला है, ये संघ सूची के अंदर समाविष्ट है। आगे देखते हैं। केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय विवरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों वित्तीय योजना का निपटारा निम्नलिखित किसके द्वारा किया जाता है? सॉरी, यहाँ पर वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर सी जस्टिस फातिमा बीबी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी और पहली मुस्लिम न्यायाधीश भी थी। आगे देखते हैं। भारत में किसी राज्य को उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन थी? तो लीला सेठ राजस्थान राज्य से संबंधित थी। ये मतलब किसी भी राज्य की प्रथम हाई कोर्ट में महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के 62 वर्ष तक और सुप्रीम कोर्ट के 62 वर्ष तक और हाई कोर्ट के 65 वर्ष तक अपने पद पर न्यायाधीश बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकार पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जाती है? तो सरकार के प्रति लागू की जाने वाली रीट परम आदेश है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। जबकि ये बंदी उपस्थापन किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने से संबंधित है। यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? तो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट से आगे संविधान को कोई नहीं देख सकता है। भारत का योजना आयोग क्या है? भारत का योजना आयोग संवैधानिक निकाय है या फिर असंवैधानिक निकाय है? तो भारत का योजना आयोग एक असंवैधानिक निकाय है जिसका स्थापना 1950 में किया गया था। आगे देखते हैं। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान रोबेस्पियर ने यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने पटना के गांधी मैदान में 1974 में दमदार भाषण दिया था। उन्होंने ही दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में अपना मत रखते हैं। जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? तो समाजवाद एक अच्छी चीज़ होती है, ये चुनौती पैदा नहीं करता है भारत में। आगे देखते हैं। कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? तो चीन यहाँ पर इन सभी देशों में सबसे अलग चीन है। तो चीन यहाँ पर सबसे अलग यानी कि एक दलीय प्रणाली अपना रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लोकपाल का विचार लिया गया है। लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में ब्रिटेन, अमेरिका, स्कैंडिनेवियाई या फ्रांस। तो स्कैंडिनेवियाई देशों से लोकपाल का विचार लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? तो स्वाधीनता और स्वतंत्रता में विकेंद्रीकरण बाधक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के राज्य किस क्षेत्र में
केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। तो चारों ऑप्शन पढ़ के देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर उपयुक्त सभी का आंसर दिया हुआ है। विधायी क्षेत्र में हाँ सही है, प्रशासनिक क्षेत्र में ये भी सही है, वित्तीय क्षेत्र में ये भी सही है। तो एट लास्ट उपयुक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि केंद्र से सभी राज्य स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं इन सभी क्षेत्रों में। निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेणी भाषा यानी कि क्लासिफिकल भाषा का दर्जा दिया गया था? तो तमिल भाषा को क्लासिफिकल भाषा का दर्जा दिया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आगे देखते हैं, शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थक का क्या कारण था? तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन पढ़ के देखना पड़ेगा जिनमें से सबसे ज़्यादा सही लग रहा है आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेणी भाषा यानी कि क्लासिफिकल भाषा का दर्जा दिया गया था? तमिल भाषा को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। शक्ति के विकेंद्रीकरण, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, गांधी जी वाला क्वेश्चन है। लोगों की सहमति का अर्थ है, लोगों की सहमति का आपको चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोगों की सहमति, सब लोगों की सहमति, अधिकांश लोगों की सहमति या लोगों के नेता की सहमति। नेता की बात यहाँ नहीं हो रही है क्योंकि लोगों की सहमति का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ लोग भी नहीं हो सकते हैं, सब लोग भी नहीं हो सकते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा सही लग रहा है अधिकांश लोगों की सहमति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के निम्नलिखित में से वे बुनियादी सिद्धांत कौन से हैं जिन पर जॉन लॉक ने जोर दिया था? जॉन लॉक द्वारा जोर दिया गया सिद्धांत है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तथा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, सार्वजनिक पद का अधिकार क्या है? सार्वजनिक पद का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया जाता है? तो न्याय के आर्थिक आयाम पर समाजवादियों द्वारा जोर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसमें सांवैधिक विधि तथा सामान्य विधि में कोई अंतर नहीं है? तो ऐसा देश जिसमें संवैधानिक विधि तथा सामान्य विधि में अंतर नहीं है वो यूएसए है। यूएसए में संवैधानिक विधि और सामान्य विधि बिल्कुल बराबर होते हैं, अपना इंडिया में ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च संप्रभुता किसके अनिवार्य लक्षण है? तो सर्वोच्च संप्रभुता राज्य के अनिवार्य लक्षण है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं बहुत स्पीड चल रहा हूँ गाइस क्योंकि बहुत क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का सीरीज़ कराना है। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए क्योंकि अभी रिवाइज करना है। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा सिर्फ 5 सब्सक्राइबर है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है? प्रजातीय भेदभाव स्वतंत्रता के सिद्धांत का एक उल्लंघन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है, तो यहाँ पर यूएसए हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो एकात्मक संरचना अपना रहा है यूएसए। आगे, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसमें संवैधानिक विधि तथा सामान्य विधि में कोई अंतर नहीं है? यूएसए, अभी मैंने बताया। अब नया सीरीज आ गया, यहाँ पर देखते हैं, राजा को अपनी भूमि से होने वाले आय को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन अब हिस्ट्री से आने लगा है क्योंकि ये मेरा महामैराथन है। मैराथन में सभी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, सभी सब्जेक्ट से। राजा को अपनी भूमि से होने वाले आय को सीता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, काकिनी मासिका का कितना भाग था? काकिनी मासिका क्या होता है? काकिनी मासिका एक मंथली फीस था जो राजा को पे किया जाता था। इसका 1/4 भाग मतलब पे करना पड़ता था, यानी कि देना पड़ता था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे मुख्य कर वसूलीकर्ता को क्या कहा जाता था? मुख्य कर वसूलीकर्ता को समाहर्ता कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी। ये हिस्ट्री से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मेगास्थनीज हमें कितनी जातियों के बारे में बताता है? मेगास्थनीज हमें 7 जातियों के बारे में बताता है। ये क्वेश्चन सभी मौर्य साम्राज्य से आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य के हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? राजस्व का मुख्य स्रोत भूकर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्व का मुख्य स्रोत भूकर है, राजस्व का मुख्य स्रोत भूकर है। मौर्य साम्राज्य में भूमि कर का उपज कितना था? मौर्य साम्राज्य में भूमि कर का 1/4 उपज मतलब देना पड़ता था राजा को। मौर्य साम्राज्य का क्वेश्चन है। पन और मासिक क्रमशः किसके बने होते थे? तो पन और मासिक क्रमशः चांदी और तांबे के ही बने होते थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1937 में पढ़ा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा? अभी मैंने बताया 1937 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा? 1937 में। अभी मैंने आपको बताया। कौशाम्बी के स्तंभ शिलालेख को जहांगीर ने कहाँ स्थानांतरित करवाया था? कौशाम्बी के स्तंभ शिलालेख को इलाहाबाद में जहांगीर ने स्थानांतरित करवाया था, जो कि मुगल बादशाह थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध के माँ की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण कौन करता है? तो प्रजापति गौतमी, जो कि उनकी मौसी होती है, वो गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध के माँ की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण करती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। गौतम बुद्ध के वाहक में एक महत्वपूर्ण साबित होने वाले कितने लोग थे? वो 4 व्यक्ति महत्वपूर्ण साबित होने वाले थे, जो सबसे पहला एक बीमार व्यक्ति, और दूसरा एक वृद्ध व्यक्ति, तीसरा एक मृत शरीर, और चौथा एक सन्यासी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो गृह त्याग की घटना, यहाँ पर गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध के पहली उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है? तो पहली उपदेश की घटना धर्मचक्र परिवर्तन है। ए करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध के पहली उपदेश की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध के पहली उपदेश की घटना का प्रतीक क्या है? तो पहली उपदेश की घटना धर्मचक्र परिवर्तन, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी में चक्र है, ये चक्र बिल्कुल सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति का प्रतीक क्या? निर्वाण यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्ति। तो जब ज्ञान प्राप्ति हुआ था तो वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उनका जो प्रतीक है ज्ञान प्राप्ति का वो बोधि वृक्ष है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक क्या है? अभी मैंने बताया महाभिनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग। तो जब वो गृह त्याग किए थे तो घोड़ा पर बैठ के गृह त्याग किए थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो जन्म का प्रतीक, जब गौतम बुद्ध पैदा होते हैं तो चारों तरफ कमल खिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस वर्ष में हुआ? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में हुआ, जबकि वो घर से 29 वर्ष की उम्र में निकले थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्ति किस नदी के तट पर होती है? तो निरंजन नदी के तट पर होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, अर्थात महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था, और त्रिशाला महावीर स्वामी के माता का नाम था। गौतम बुद्ध के बेटा का नाम क्या था? राहुल गौतम बुद्ध के बेटा का नाम था। प्रियदर्शनी महावीर स्वामी के बेटी का नाम था। गौतम बुद्ध कितनी उम्र में निर्वाण प्राप्त कर लिए थे? गौतम बुद्ध 35 वर्ष में निर्वाण प्राप्त कर लिए थे, मैंने अभी बताया। गौतम बुद्ध को कितनी उम्र में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु, अर्थात 72 वर्ष की उम्र, 80 वर्ष की उम्र में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी स्थान पे हुआ था। लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अभी बताया मैंने, लुम्बिनी में हुआ था। ताज उल मसीर के लेखक कौन है? अब आ गया दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन। ताज उल मसीर के लेखक हसन निजामी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? तारीख ए मुबारक शाही के लेखक फखरुद्दीन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तारीख ए मुबारक शाही फखरुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से मस्जिद का निर्माण कराया था? कुव्वतुल इस्लाम का कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कराया था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों सही है, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। आगे देखते हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण सभी लोग जानते हैं, पता नहीं कौन नहीं जानता है, लेकिन सब जानता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसके ज़माने बनवाया गया था? तो एक सूफी संत थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि सूफी संत थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अर्थात कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने की वजह से हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? अभी मैंने बताया, पोलो अर्थात चौगान गेम खेलने से हुई थी। आगे देखते हैं,
गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि दिल्ली सल्तनत का भी पहला शासक और गुलाम वंश का भी पहला शासक। डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपके सामने मैंने पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। ये 100 क्वेश्चन महामैराथन का सीरीज था। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से ये क्वेश्चन था। आपको एक क्वेश्चन मैं दे के जाता हूँ कि एक होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। दिल्ली सल्तनत का पांचों वंश का नाम आपको बताना है। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे। गुलाम वंश से शुरुआत हुआ था और लोधी वंश पे खत्म हुआ था। आपको पांचों वंश का नाम कमेंट में बताना है। आपको कैसा लगा ये सीरीज कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। एसएससी अंसारी हमारे चैनल का नाम है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज।